नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और दी अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारत के मूल निवासियों की सभ्यता आखिर कैसे खत्म हुई? आज के वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। इस बारे में विद्वान अलग अलग समय में अलग अलग थ्योरीज देते रहे हैं, सिद्धांत देते रहे हैं, जिसमें से ये भी एक अहम सिद्धांत माना जाता है कि क्या आर्यों के आक्रमण के कारण मूल निवासियों की जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका पतन हुआ। इसमें हम उसकी भी बात करेंगे जो मॉर्टिमर व्हीलर हैं, जो एएसआई के पहले डायरेक्टर रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उसमें उन्होंने क्या दावे किए हैं, किस आधार पर उन्होंने कहा है कि आर्यों के आक्रमण के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। साथ में व्हीलर ने ऋग्वेद का संदर्भ भी दिया है। ऋग्वेद की कौन सी बातें व्हीलर ने अपनी बातों में कही हैं, हम वो भी आपको बताएंगे। साथ ही विद्वानों से जानकर हम आपको ये भी बताएंगे कि ऋग्वेद में इस बारे में क्या कहा गया है, आक्रमण के बारे में। जो दस्यु हैं, जिनको कहा गया, दैत कहा गया, असुर कहा गया, वो कौन है और आक्रमण में क्या पूरी कहानी है जो व्हीलर उसका सिद्धांत देते हैं, उस बारे में बात करेंगे। बस आप वीडियो में हमारे साथ पूरा बने रहिएगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, आप सुनेंगे तो आपको आखिर तक समझ में आएगा कि आखिर क्या दावे हैं और कितने वो सच हैं, कितने मेल खाते हैं। हम शुरुआत करें कहानी की, सबसे शुरू से करते हैं। विद्वान इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो विकसित होना शुरू हुई आज से करीब 5000 साल पहले विकसित होना शुरू हुई। तमाम उसके बड़े शहरों के नाम आपने सुने होंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी जो हरियाणा के हिसार में सबसे अभी हाल में मिला है, ये सारे शहर विकसित होना शुरू हुए। विद्वान मानते हैं कि क्योंकि ये सिंधु जो नदी के किनारे ज्यादातर शहर बसे हुए थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता इसे नाम दिया गया। इसके बाद धीरे 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 अलग अलग इसमें बातें कही जाती रही, अलग अलग मिलते रहे। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई साल 1920 में, जब ब्रिटिश अंग्रेजों का राज था। तब एएसआई जो आज भी हमारे यहाँ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसकी खुदाई में 1920 की दशक में पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के अवशेष मिले। एएसआई के बारे में ब्रीफ में बताता हूँ। उसका काम होता है खुदाई करके प्राचीन अवशेषों का पता लगाना, उसका काल निर्धारण यानी वो कितने पुराने हैं, और इसके अलावा उसका पुरातत्व के लिहाज से और वैज्ञानिक अध्ययन करना। तो इस हिसाब से 1920 के दशक में लगभग आप कह सकते हैं कि 100 बरस पहले लगभग ये सिंधु घाटी सभ्यता हमको पहली बार मिली, हमको पहली बार जानने को मिला कि ऐसी कोई सभ्यता रही होगी। और ऐसा माना जाता है कि इसका पतन 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के आते आते तक हुआ होगा। अगर ईसा पूर्व में बोलता हूं, मतलब पीछे जा रहे हैं हम, जीरो से लेकर अभी तक 2025 चल रहा है, और उसके पीछे जब आप जाएंगे ईसा के पूर्व, तो वो उल्टा चलता है। ईसा पूर्व 1700 से लेकर 1900 तक, मतलब उस बीच में वो सभ्यता पतन हुई, ऐसा माना जाता है। कैसे हुआ इस सभ्यता का आखिर पतन? क्या वाकई में आर्यों का आक्रमण इसकी वजह था? अब हम शुरुआत इसी कहानी की करने वाले हैं। इसमें कुछ इतिहासकार अलग अलग सिद्धांत भी देते हैं, अंत में ब्रीफ में उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे कि क्या वाकई में आर्यों के आक्रमण से ही मूल निवासियों की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है उसका पतन हुआ, वो सभ्यता खत्म हुई। इस बारे में जो मॉर्टिमर व्हीलर का हम नाम ले रहे हैं, वो 1944 से 1948 तक एएसआई के डायरेक्टर रहे हैं। उनके ही जो है वहां पर, उसके पहले अंग्रेजों के शासन में वहां पर खुदाई शुरू हुई, और 1944 और 48 में जब एएसआई के डायरेक्टर है, खुदाई में इन्होंने जो कुछ पाया मोहनजोदड़ो शहर में, उसके बारे में इन्होंने अपनी किताब में लिखा है, सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड। 1966 में किताब प्रकाशित हुई है। इस किताब में मॉर्टिमर व्हीलर लिखते हैं कि इतनी व्यापक एरिया में, इतने बड़े एरिया में फैली सभ्यता के लिए उसके पतन का कोई एक सिद्धांत नहीं हो सकता। जाहिर तौर पर अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग सिद्धांत रहेंगे। हो सकता है मध्य सिंधु क्षेत्र के लिए कुछ अलग कारण रहा हो, पूर्वी रेगिस्तान और कच्छ के दलदल इलाके के लिए कुछ और वजह रहा हो। व्हीलर लिखते हैं कि सभ्यता का पतन उतना ही जटिल होता है जितना कि उदय। सोचिए, 5000 साल पहले विकसित हुई, 1300-1400 साल में करीब पूरी तरह से विकसित हुई, और उसके बाद फिर धीरे धीरे पतन की शुरुआत हो गई। अब आते हैं हम उस मुद्दे पर जिसमें व्हीलर ये बात कहते हैं, जिन दावों के आधार पर उन्होंने ये कहा है, जिन जिन चीजों को उन्होंने पेश किया है सामने कि आर्यों के आक्रमण से ही ये सभ्यता अंत में पूरी तरीके से खत्म हुई, उसमें व्हीलर लिखते हैं कि उन्होंने कुछ समय पहले, मतलब इस किताब को लिखने से पहले, उन्होंने ये कहा था कि उत्तर पश्चिम से आने वाले आर्य आक्रमणकारियों ने ही इस सभ्यता का विनाश किया, उन्होंने उसको जिम्मेदार ठहराया था। व्हीलर बताते हैं इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, वो खुद लिखते हैं अपनी किताब में, लेकिन इसे पूरी तरीके से असंभव भी नहीं माना जा सकता। व्हीलर फिर इसके बाद जिक्र करते हैं अपने दावों का। पहले वो ऋग्वेद का जिक्र करते हैं, फिर उसके बाद कंकालों का जिक्र करते हैं, जिससे उनको पता चला। तो व्हीलर सबसे पहले ऋग्वेद का जिक्र कहते हुए कहते हैं कि इस बात की संभावना हो सकती है कि ऋग्वेद में जिस शब्द हरियूपिया का जिक्र है वो आज का हड़प्पा ही हो। वो कहते हैं हरियूपिया को अनार्यों की हार की जगह बताया गया है ऋग्वेद में, ऐसा व्हीलर अपनी किताब में लिखते हैं। इसके अलावा मॉर्टिमर व्हीलर आगे बताते हैं कि वैदिक मंत्रों में, मतलब जो ऋग्वेद में वैदिक मंत्र है, उसमें भी नदियों की भूमि यानी पंजाब और उसके आसपास के इलाकों को आर्यों के आक्रमण से आदिवासियों के किलेबंद शहरों पर हमले के रूप में दिखाया गया है। मतलब व्हीलर बता रहे हैं कि उस दौर में ऋग्वेद में इस बात का वर्णन है
कि जो पंजाब और उसके आसपास का इलाका है वहां पर आदिवासियों के जो किलेबंद शहर थे उसमें आर्यों ने आक्रमण किया। व्हीलर आगे बताते हैं कि आर्यों के जो युद्ध देवता थे इंद्र, उनको किला विध्वंसक या दुर्ग विध्वंसक बताया गया है। इंद्र ने अपने आर्य अनुयायी देवोदास के लिए 90 किलों को, जिन्हें दुर्ग भी कहा जाता है, उनको नष्ट किया था। व्हीलर जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो चारों ओर दीवारें बनी हुई हैं उसको इसके किलेबंद शहरों से जोड़ते हुए इस तरीके का दावा करते हैं कि ऋग्वेद में जो बात कही गई है वो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के चारों ओर जिस तरीके से किलेबंद दीवार थी वो सिमिलरिटी मानते हुए मॉर्टिमर व्हीलर कहते हैं कि संभवतः यही वजह हो सकती है। व्हीलर इसके बाद अपनी किताब में सवाल पूछते हैं कि ऋग्वेद में बताए गए किले या दुर्ग कहाँ हैं। फिर जवाब देते हुए लिखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो किलेबंद टीले मिले हैं ये वही दुर्ग हैं जिनका विध्वंस वेदों में बताया गया है कि जिनका इंद्र ने विध्वंस किया है। आपने देखा होगा राखी गढ़ी में भी जो मिला वहां पर भी 7 टीले मिले हैं, तो उसी को मतलब रेफरेंस देते हुए, संदर्भ देते हुए व्हीलर ये बताते हैं। अब आक्रमण कब हुआ होगा, व्हीलर ने सिद्धांत तो दे दिया ऋग्वेद का जिक्र करते हुए, आगे कंकालों का भी जिक्र किया, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये आक्रमण कब हुआ होगा इस बारे में व्हीलर कहते हैं कि इस बात का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। उनका अंदाजा है कि यह आक्रमण ईसा पूर्व 2000 से लेकर ईसा पूर्व 1500 के बीच में हुआ होगा, यानी लगभग आज से 4000 साल पहले करीब ये हुआ होगा। इसके बाद ऋग्वेद का जिक्र करने के बाद अब मॉर्टिमर व्हीलर जिक्र करते हैं उन चीजों का जो खुदाई में वहां से मिली, जिसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं। व्हीलर बताते हैं कि मोहनजोदड़ो में एक एचआर एरिया है, अलग अलग जो मार्किंग की गई है वहां पर एरिया की, वहां पे 14 कंकालों का जिक्र करते हुए बताते हैं कि कंकालों में महिला पुरुष के साथ बच्चे भी शामिल हैं। उनके मृत शरीरों की स्थिति को देखकर साफ होता है कि सभी पर एक साथ और हिंसक तरीके से हमला किया गया होगा जिसमें उनकी मौत हुई होगी। 2 खोपड़ियों में तलवार और कुल्हाड़ी के घाव के भी निशान मिले हैं, तो उन निशानों से वो जिक्र कर रहे हैं कि आक्रमण हुआ होगा। इसके बाद एक अन्य घटना का जिक्र करते हुए व्हीलर लिखते हैं कि जब साल 1964-65 में जीएफ डेल्स ने मोहनजोदड़ो के एचआर एरिया में टूटी हुई ईंटों और मलबों के बीच में जब उनको 5 कंकाल मिले, तो व्हीलर संभावना जताते हैं कि वो उस इलाके को देखकर, उसकी तस्वीरें भी वो अपनी किताब में शो करते हैं कि ये लोग शायद एक गली के अंदर मकानों की ऊंची दीवारों में शरण लेने के लिए छिपे होंगे। जब हमला हुआ होगा तब शरण लेने के लिए छिपे होंगे और उसी दरमियान वो मारे गए होंगे। इसके अलावा एक तीसरी घटना का जिक्र करते हुए व्हीलर कहते हैं कि मोहनजोदड़ो के डी के एरिया में 9 कंकाल एक साथ मिले जिनमें 5 बच्चे भी शामिल थे। इन कंकालों की स्थिति अजीब तरह से मुड़ी हुई और एक गड्ढे में एक साथ भरे हुए, व्हीलर बताते हैं कि इस तरह के कंकाल जिस पोजीशन में मिले मुड़ी हुई स्थिति में थे और एक गड्ढे में भरे हुए दिखाई देते हैं। तो व्हीलर आगे बताते हैं कि संभावना इस बात की हो सकती है कि ये लोग हमले के समय अपना सामान लेकर भाग रहे होंगे, क्योंकि उनके पास हाथी के 2 दांत भी मिले, दूसरा सामान भी मिला, तो हमलावर से सामना होने पर इनको मार दिया होगा। इसके बाद ये थ्योरी देते हैं, उन्होंने ऋग्वेद की बातें बताई, उसके बाद कंकालों से को लेकर उन्होंने अपने दावे किए कि जिस तरह से कंकाल वहां पर मिले हैं, सिर पर घाव मिले हैं, एक साथ ठूसे हुए से कंकाल है जो उनके कहने का मतलब है गड्ढे के अंदर, उसको लेकर वो इस बात की थ्योरी देते हैं। इसके बाद व्हीलर लिखते हैं कि ये सब बोलने के बाद मैं सिर्फ एक टिप्पणी जोड़ना चाहूंगा कि मोहनजोदड़ो का अंत एक नरसंहार था, जैसा साक्ष्य इशारा करते हैं। वो साफ तौर पर इसे एक नरसंहार कहते हैं कि जिसका साक्ष्य इशारा करते हैं, यही उसके गहरे पतन के कारणों में जो है निहित था, ऐसा वो बताते हैं। व्हीलर इसके बाद एक बात और जिक्र करते हैं, वो मानते हैं कि बार बार की बाढ़ से, जिस बात का जिक्र बार बार जो थ्योरी दी जाती है कि बाढ़ से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ होगा, तो व्हीलर अंत में लिखते हैं कि बार बार की बाढ़ से हो सकता है कि वहां की नागरिक व्यवस्था जो रही होगी वो कमजोर हुई होगी, मिट्टी में लवणता बढ़ने से खेती कमजोर हुई होगी, व्यापार मार्ग में रुकावट आई होगी, इससे आर्थिक कमजोरी हुई होगी, लेकिन अंत में ये इन सब चीजों से पतन हो रहा होगा, डाउनफॉल हो रहा होगा, लेकिन आखिरी कील जो पूरी सभ्यता को खत्म करने का काम है वो व्हीलर मानते हैं कि वो आर्य के आक्रमण ने ही किया है। व्हीलर इसके बाद बताते हैं कि पतन की शुरुआत खास तौर पर मोहनजोदड़ो में शायद समय समय पर आने वाली नदियों की बाढ़ से हुई होगी। लगातार आने वाली बाढ़ और उससे हो रहे नुकसान से लोगों का मनोबल भी गिरा होगा कि बार बार बाढ़ आती है इस इलाके में, तो यहाँ से पलायन कर जाए। तो उन्होंने कहा, उन्होंने वो कहना चाह रहे हैं व्हीलर कि कुछ लोग धीरे धीरे पलायन करने लगे होंगे, आगे जाकर आबादी पहले के मुकाबले कम हुई होगी। इसका प्रमाण भी देते हैं कि जो 30 फीट और उससे ऊंचाई पर बने जो स्ट्रक्चर है बाद के समय में जो बने होंगे उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता थोड़ी कम दिखाई देती है। तो व्हीलर ये बात बताना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आर्थिक कमजोरी उस दौर में सिंधु घाटी सभ्यता में आना शुरू हो गई होगी। उसके बाद मेसोपोटामिया से शायद व्यापार भी कमजोर हो गया होगा, लेकिन पतन पूरी तरह नहीं हुआ था। व्हीलर लिखते हैं कि कम से कम इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि बाढ़ की वजह से पूरी सभ्यता का निर्णायक पतन हुआ हो, पूरी बाढ़ आई हो, सब लोगों को बहा ले गई हो, सब लोग मर गए और सभ्यता खत्म हो गई हो। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो मौजूद टावर हैं उनके पूरी तरीके से डूबे जाने के कोई निशान नहीं मिले, ऐसा व्हीलर लिखते हैं। व्हीलर मानते हैं कि तमाम कारण पतन के हो सकते हैं, लेकिन पतन का निर्णायक कारण जो कंक्लूसिव फेज रहा होगा, जो आखिरी कील जिसको बोलते हैं, वो इस सभ्यता का फाइनली जिस वजह से वो अंत हुआ होगा, वो कारण इंसानी रहा होगा, यानी आर्यों का आक्रमण।
धीरे धीरे शुरुआत हुई होगी पतन की, पलायन लोग कर रहे होंगे, शिफ्ट हो रहे होंगे दूसरे इलाके में, जो बाद में पता भी चलता है कि ईरान के कुछ इलाके में भी गए, लेकिन फाइनल निर्णायक पूरी तरीके से सभ्यता का खात्मा मॉर्टिमर व्हीलर के मुताबिक आर्यों के आक्रमण की वजह से ही हुआ होगा। वो एक लाइन लिखते हैं, अल्टीमेट फैक्टर ऑफ डिक्लाइन इज सर्टेनली द ह्यूमन फैक्टर, मतलब लास्ट में जो निर्णायक जिस वजह से पूरी सभ्यता का खत्म हो गया, नामो निशान जो है मिट गया, हालांकि मिल रहे हैं अवशेष लेकिन इंसानों का नामो निशान मिट गया, उसका कारण खासतौर पर आर्यों का आक्रमण है। अब इस बारे में क्योंकि इन्होंने ऋग्वेद का जिक्र किया है, जो उन्होंने कंकालों का जिक्र किया है उसमें उन्होंने बकायदा तस्वीरें दिखाई हैं, प्रमाण के साथ बताई, उन्होंने अपना अंदाजा लगाया कि ऐसा हो सकता है सिर में घाव है। लेकिन क्योंकि मॉर्टिमर व्हीलर ने इसमें ऋग्वेद का जिक्र किया है तो हमने सोचा कि किसी विद्वान से इस बारे में बात की जाए और उन विद्वान से बात करके जाना जाए कि वाकई में ऋग्वेद में क्या इस तरह का कोई संदर्भ मिलता है कि नहीं। तो इसलिए हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार और लेखक प्रमोद भार्गव से। प्रमोद भार्गव जी लगातार कई किताबें लिखते रहे हैं, उनकी नई किताब आर्यावर्त भी आने वाली है। इसके अलावा उन्होंने 3 साल लगातार ऋग्वेद का अध्ययन किया है, तमाम श्लोकों का अध्ययन किया है, उसका अनुवाद करके उन्होंने समझा है। तो इस बारे में हमने उनसे बात की। तो प्रमोद भार्गव जी भी लिखते हैं, उन्होंने हमें बताया कि ऋग्वेद में एक भी ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे पता चले कि आर्य बाहर से आए हों। बात आर्य माइग्रेशन की कर रहे हैं कि ऋग्वेद में ऐसा प्रमाण नहीं है कि आर्य बाहर से आए हैं। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का आदि देश भारत का सप्त सिंधु का क्षेत्र था, इसे ही आर्यावर्त कहा जाता है। अब आते हैं मूल प्रश्न पर, जो मॉर्टिमर व्हीलर जो पुरातत्वविद है उन्होंने जो कहा है कि ऋग्वेद में जो आक्रमण की बात दिखाया गया है, इस बारे में जब हमने बात की प्रमोद भार्गव साहब से तो उन्होंने बताया कि हरियूपिया जो उन्होंने जिक्र किया है, आपको याद होगा हरियूपिया का जिक्र किया है, जैसे उन्होंने व्हीलर ने आज का हड़प्पा माना है कि वो दोनों शहर एक ही हैं, ऋग्वेदों में जिक्र मिलता है हरियूपिया का। तो प्रमोद भार्गव जी के मुताबिक ऋग्वेद में हरियूपिया का जिक्र मिलता है जो संभवतः हड़प्पा हो सकता है। ये प्रमोद भार्गव जी मान रहे हैं, जो ऋग्वेद का उन्होंने अध्ययन किया है। वो आगे मानते हैं कि हरियूपिया और मोहनजोदड़ो में अनार्यों का आधिपत्य था, यानी जो आर्य नहीं थे, जो गैर आर्य लोग थे, नॉन आर्य लोग थे, उनका आधिपत्य था, जिन्हें इंद्र ने अपनी सेना के साथ आक्रमण करके पराजित किया। प्रमोद भार्गव जी बताते हैं, जो ऋग्वेद के अध्ययन से उन्होंने पाया। आगे उन्होंने श्लोकों का भी जिक्र किया है। प्रमोद भार्गव बताते हैं कि ऋग्वेद के छठे मंडल के 27वें सूक्त के 2 मंत्र हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इंद्र की ओर से आक्रमण किए जाने का, जिसमें साफ उल्लेख मिलता है। वो जो श्लोक है वो भी प्रमोद भार्गव जी ने बताया, हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। मैं वो श्लोक आपको पढ़ के बताता हूं। एतत्यत इंद्रिय मचेति ये नाव धीर्व ऋषि रवस्य शेषः वज्रस्य यते निहतस्य सुषमात्सव नाच्चि दिदिंद्र परमो ददार। दूसरा श्लोक है, वधिदिंद्रो वर्षिखस्य शेषो अभ्यार्थिने चायमानाय शिक्षण व्रचिवतो युद्ध रियूपियायाम हन्युर्वे अर्धे भी सापरो दर्द। ये जो श्लोक है इसका प्रमोद भार्गव जी ने जिक्र किया, उन्होंने हमें भेजे भी हैं श्लोक। प्रमोद भार्गव जी बताते हैं कि इन मंत्रों का अर्थ है कि हरियूपिया पर वर्षिक का राज था। वर्षिक जो राजा थे, जो अनार्य थे, आर्य नहीं थे, उनका राज था। उनका बहुत बलवान शक्तिशाली पुत्र था वृत्तिवान। इंद्र ने चायमान और उसके पुत्र अभ्यावर्तिन के कहने पर, जो कि आर्य थे, वर्षिक और उनका पुत्र वृत्तिवान अनार्य हैं, और चायमान और उसका पुत्र अभ्यावर्तिन ये अनार्य, इनके कहने पर आक्रमण किया अनार्यों के किले पर, और इंद्र ने अपने वज्र से वर्षिक, वृत्तिवान और उसके पुत्रों को मार डाला, यानी अनार्यों को मार डाला। इस बात का जिक्र इन श्लोकों में है। इनको मारने के बाद हरियूपिया दुर्ग, जो हरियूपिया किला है, उसमें जो धन संपदा प्राप्त हुई वो उन्होंने दे दी अभ्यावर्तिन को, दे दिया, जो आर्य हैं, जिनके लिए इंद्र ने लड़ाई लड़ी थी। प्रमोद भार्गव कहते हैं कि ऋग्वेद में अनार्यों को दास, दस्यु, दैत्य और असुर बताया गया है, जो हम लगातार आगे के और ग्रंथों में भी पढ़ते हैं, दैत्यों का उल्लेख आता है। तो प्रमोद भार्गव जी कहते हैं कि वो अनार्यों को ही दास बताया गया, यानी कि जो आर्य नहीं है। ऋग्वेद का जिक्र करते हुए प्रमोद भार्गव जी हमें आगे बताते हैं, जो उन्होंने एक लेख भी लिखा है, हम उसकी कॉपी भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आर्यों की सेनाएं 10 अनार्य राजाओं के किलों पर आक्रमण करती हैं एक साथ। युद्ध आरंभ होने पर जो वहां के ऋषि हैं वो सैनिकों का उत्साहवर्धन करने के लिए एक और श्लोक पढ़ते हैं। उस श्लोक का जिक्र भी हम आपको यहाँ पर किए देते हैं। वीतिष्ठध्वम मरुतो विक्षिवच्छत ग्रभायत राक्षसः सम वयो ये भूतवी पतयंती नक्तभिर ये वा रिपो दधीरे देवे अध्वेरे। इसका अर्थ है कि हे वीरों, तुम प्रजा की रक्षा करने के लिए सदा तैयार रहो, जो राक्षस हों, जो यज्ञ में बाधा डालते हो, उनका विनाश करो। प्रमोद भार्गव बताते हैं कि इस मंत्र से पता चलता है कि आर्यों अनार्यों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था, और उसमें इंद्र ने अनार्यों के नेता शंबर के 99 किलों को ध्वस्त कर दिया था। ठीक यही बात, इसी का रेफरेंस, इसी का संदर्भ मॉर्टिमर व्हीलर ने अपनी किताब में भी दिया है, जो ऋग्वेद का हवाला दिया है। तो कुल मिला के जो ऋग्वेद के श्लोक है, जो मंत्र है, उनसे पता चलता है, प्रमोद भार्गव जी जैसा बताते हैं कि संदर्भ मिलता है इस बात का कि इंद्र ने जो अपनी सेना से आक्रमण किया, हमले का जिक्र मिलता है, उनको नेस्तनाबूद कर दिया, इस बात का जिक्र मिलता है, उनके किलों को तोड़ दिया, उनको पराजित किया, ये पूरा जिक्र मिलता है। लेकिन प्रमोद भार्गव जी एक बात साफ करते हैं कि इसमें ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं
है ऋग्वेद में कि आर्य बाहर से आए थे। मतलब ऋग्वेद में जो बताया गया, जो धारणा है उसके मुताबिक आर्यों का देश भारत ही था, लेकिन आर्यों के हमले की बात ऋग्वेद में पता चलती है। भार्गव बताते हैं कि आर्य और अनार्य एक ही कश्यप ऋषि की संतान थे। एक पत्नी से आर्य हुए, दूसरी पत्नी से अनार्य हुए, यानी दोनों एक ही कुल के हैं, जिनके बीच आगे जाकर वर्चस्व के लिए संघर्ष हुआ और आर्यों ने अनार्यों को पराजित कर दिया। तो कुल मिलाकर इस बारे में जो संदर्भ मॉर्टिमर व्हीलर देते हैं वो मिलता जुलता लगता है। प्रमोद भार्गव जी जो विद्वान है जिनसे हमने बात की, दोनों में काफी सिमिलरिटी है, लेकिन बस एक फर्क है कि मॉर्टिमर व्हीलर मानते हैं कि आर्य जो माइग्रेट होकर बाहर से यहाँ आए, लेकिन ऋग्वेद में इस तरह का कोई जिक्र नहीं, हालांकि आक्रमण की बात का जिक्र मिलता है। इसके अलावा क्या मिला? इसके अलावा हमने जब ये दो पक्ष जाने उसके बाद हमने सोचा कि सरकारी दस्तावेज थोड़े से खंगालते हैं, उसमें आखिर क्या जिक्र मिलता है। तो फिर हमने देखा कि संस्कृति मंत्रालय जो भारत सरकार का है उसकी वेबसाइट में दस्तावेजों में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन संभवतः आर्यों के आक्रमण से हुआ हो। ये जो भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय उसका एक संस्थान है, उसका नाम है सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र। क्या लिखा है संस्थान की वेबसाइट पर? सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और साथ में लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत संभवतः 1500 ईसा पूर्व में हुआ और इसका कारण संभवतः भारत पर आर्यन आक्रमण रहा होगा। इस बात का जिक्र यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा हमने एनसीईआरटी का भी, जो एनसीईआरटी जिसकी किताबें बच्चे पढ़ते हैं, जो नेशनल एजुकेशन काउंसिल रिसर्च और एंड ट्रेनिंग है, वो उसका भी हमने जब वेबसाइट खंगाली तो उसमें भी जिक्र मिलता है इस बात का। उसमें आर्यों के बाहर से माइग्रेशन का जिक्र मिलता है कि आर्य बाहर से आए। देखिए थोड़ा सा अलग अलग चीजें हैं। ऋग्वेद में माना जा रहा है कि आर्य यहीं के हैं, लेकिन एनसीईआरटी की किताबों में इस बात का जिक्र है, जो विद्वानों के हवालों से जो पुस्तकों में शामिल किया जाता है, कि आर्य बाहर से आए। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण है, एनसीईआरटी में बताया गया है कि अलग अलग हो सकते हैं। संभवतः बाढ़ एक वहां पर कारण रहा हो, लगातार जो है नदी की बाढ़ आती रहती थी। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी एक कारण माना जाता है कि हो सकता है अचानक से मौसम में परिवर्तन हो गया हो, नदियां सूख गई हो, जो व्यापार होता था मेसोपोटामिया के साथ वो कमजोर हो गया हो, एक ये वजह हो सकती है। मॉर्टिमर व्हीलर इसके अलावा मानते हैं कि शायद हो सकता है मलेरिया उस समय फैल गया हो, उसमें जो शुरुआती कारणों में मानते हैं वो पतन हुआ हो। इसके अलावा एक कारण ये भी लोग बोलते हैं कि शायद कोई प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आ गया हो, वो सारे कारण भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो तमाम कारण है, जिसमें हमने एक कारण का जिक्र किया, बाढ़ भी लोग कहते हैं, जलवायु परिवर्तन भी हुआ हो, ये सारे कारण है। लेकिन जो आर्य आक्रमण की थ्योरी है वो किस संदर्भ से दी गई है, ऋग्वेद में क्या संदर्भ बता है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा आखिर में हम अपनी बात कहेंगे, जो अपने हिस्से की बात कहेंगे। ये सभ्यता करीब 5000 साल पुरानी है, जो लगभग ईसा पूर्व ऐसा माना जाता है 3300 में लगभग विकसित होना शुरू हुई और पूरी तरह से विकसित होने के बाद ईसा पूर्व 1500 से 1700 के बीच में इसका पतन हो गया। तो इतनी पुरानी सभ्यता को मिले अभी सिर्फ 100 बरस ही हुए हैं। अभी 2025 चल रहा है और 1920 के दशक में सभ्यता मिली है। लगातार टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, लगातार चीजें मिल रही हैं, जिससे पता चल रहा है अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि राखी गढ़ी में जो कंकाल का डीएनए मिला है, अब इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि उसका डीएनए भी मैच करके देखे गया कि किससे मैच करता है। तो उम्मीद की जा सकती है कि इस जो इतने बड़े एरिया में जो ये पूरी सभ्यता फैली हुई थी, हो सकता है इसके काफी शहर अभी भी जमीन के अंदर दफन हो, जो आगे अलग अलग खुदाइयों में मिले, और जो अवशेष मिले वो आगे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी उससे हमें शायद इस बारे में ज्यादा बेहतर जानकारी मिले, ज्यादा सटीक जानकारी मिले कि आखिर में सभ्यता कितनी विकसित थी, कैसे इसका पतन हुआ, इसके एग्जैक्ट रीजन क्या थे, क्या वाकई में अलग अलग कारणों से पतन शुरू हुआ और लास्ट में आके आर्यों का आक्रमण से वो सभ्यता खत्म हुई, या कोई हो सकता है कि नया ही कारण निकल कर आए। तो हर बात में, खास तौर पे इतिहास की बातों में लगातार नए नए शोध निकल कर आते जाते हैं, पुरानी बातें कई बार गलत साबित होती जाती हैं। तो जो अभी तक का शोध है वो ही कहता है, हो सकता है आगे कोई नया रीजन निकल के आए। जब अगर इस तरह का कोई नया रीजन अगर वैज्ञानिक इतिहासकार अगर बताएंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अपने जानने वालों को शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।